और आगे बात बढ़ाता हूं आपकी। अगर ऐसा हुआ है तो फिर रुकावट क्या थी, फिर हुआ क्यों नहीं? और शहबाज शरीफ साहब ने अब तक कितने सच बोले वो गिनना शुरू करते हैं। ये जो वजीर आजम बनने की ख्वाहिश है ना, ये जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि घर में ही नहीं मानते, पार्टी में ही नहीं मानते। पहले तो इन्हें अपनी पार्टी में कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा, लेकिन झूठ, गलत बयानी, लोगों को गुमराह करना, ये इनका वतीरा है। आप शायद खाकान अब्बास से पूछें, वो क्या बयान दे रहे हैं। अभी आपने बिल्कुल ठीक आपको रहा शुरू में कि डिनाई करें, तारक साहब जो भी करते रहे, जैसे ऑडियो क्लिप चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, आप भी चला सकते हैं कई ऑडियो क्लिप, लेकिन वो खुद आके डिनाई नहीं कर रहे और उस झूठ पे कायम है। तो अपनी बंदूक दूसरों पे चलाना लेकिन मसला ये सर, आपने आपकी पार्टी पर तो इल्जाम ही है कि आपने भी वही गेम खेली है जो वो खेलना चाह रहे थे। इसमें आप थोड़ा शर्मिंदा भी होना चाहिए था। वो इसलिए कहते हैं कि ये इसके अलावा कभी आ ही नहीं सके। पैदाइश इनकी नून लीग, अच्छा, जनरल जलानी, उसके बाद ये जो पीपल्स पार्टी वाली बात कर रहे हैं, एनआरओ मुशर्रफ, फैसल भाई वो भी मुड़ के कहेंगे, कहते हैं आप एक दफा हुकूमत मरकजी में आए हैं, वो भी आप इसी वजह से आए हैं, उसके अलावा तो आप भी कभी हुकूमत में नहीं आए। अरे काशिफ, ये देखिए ना, कोई इनमें से लीडर है जिसने 22 साल ऑपोजिशन में स्ट्रगल की हो, अगर आना हो इस तरह से तो पहले ही आ जाए। इधर पार्टियां बाद में बनती हैं, पहले इक़्तिदार में आते हैं, बाद में पार्टी स्टार्टिंग में। इमरान खान ने 22 साल, मैं आ रहा हूं, मैं इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं, इसके बाद आपके पास स्ट्रगल की। चलो ठीक है, सो आप ये उनका भी नुक्ता आ गया जी। तारर साहब, मैं देखे ना, आप मेरे पास आए, बट मुझे थोड़ा मुख्तसर, मैं कह रहा एक एक करके चले ना, थोड़ा छोड़ा जवाब सारों ने दिया, अब अगले पॉइंट में मैं आपके पास आऊंगा। आप बड़े मंजे हुए सहाफी, आप अच्छा करते हैं कि एक एक सवाल पे चलते हैं। देखिए बात यह है कि एक तो ऐवान बाला के मेंबर है मौसूफ, झूठ का लफ्ज, चलें ठीक है, अगर ये समझते हैं कि एक पार्लिमानी लफ्ज है, तो झूठों का आईजी इस वक्त इस मुल्क का वजीर आजम है, जिसके ना कोई प्रिंसिपल्स हैं, ना कोई इकदार है, ना उसको किसी चीज का पता है, क्योंकि जितनी पार्टियों का रिफ रैफ था जो बच गया था, जिसको इन्होंने मुख्तलिफ वादे वईद करके शामिल किया इक़्तिदार हासिल करने के लिए, किसी को डाकू कहा उसको साथ बिठाया, किसी को चपड़ासी कहा उसको साथ बिठाया, जो पार्टियों का रिफरेफ था, किसी को कहा जनूबी पंजाब का सूबा बना के देंगे, हमारे साथ आजो, खुदा का वास्ता है, उनसे फिर चीनी की चोरी करवाई और उसके बाद इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का वजीर लगा दिया। तो झूठ पे जाएंगे तो 126 दिन के धरनों के अंदर जो 1 लाख झूठ है वो मैं एक एक बताऊंगा और खुल के बताऊंगा कि किसके बारे में क्या बात की और उसका माथा किस तरह चूमा है। नंबर 1 उन्होंने जो बात कही, अब सवाल पे आ जाए, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड उनको सर सुन इसमें ऐड कर देना। मैं आ रहा हूं, एक सेकंड सर, मैं अभी का मौका है, आप अभी भी आपका मौका है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने उनको रिस्पॉन्ड करना था, वो आपने कर दिया। से पीएम बनने के हवाले से मैं 2-3 सिर्फ एग्जांपल कोट करना चाहता हूं। ये चोर दरवाजा यही होता है, क्योंकि जितना मैं बताता हूं ना क्या होता है, ये नहीं होता कि महीने पहले 2 महीने पहले आपसे कैबिनेट डिस्कस हो रही होगा, मुझे कैबिनेट के नाम बताएं, पहली चीज। दूसरा, वो फिर क्या हुआ उन बयानात का जो कहते थे वोट को इज्जत दो, ये हम इस पॉलिटिक्स को नहीं मानते, आज भी कायम है। देखें अब वजह क्या है। अब देखिए शहबाज शरीफ साहब ने अगर वजीर आजम बनना होता, यहां तो मैं कहता हूं कमिश्नर की सीट कोई नहीं छोड़ता, 11 घंटे के लिए क्यों ना हो। तो शहबाज शरीफ साहब के पास जो मौके आए और जब मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा की बजाय इकामे पे नाहिल किया गया तो पूरी पार्टी ने उनको नामजद किया, मियां नवाज शरीफ साहब की ताईद हासिल थी और मियां नवाज शरीफ साहब के पास जाके उन्होंने मिन्नत की कि मैं एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं पंजाब में। मैंने सारा सुन लिया, ये सवाल आज का टॉपिक नहीं है, वो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, वो आज का टॉपिक नहीं। मैंने आपसे फिर पूछा कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि वोट को इज्जत दो, अगर मुझे आर्गुमेंट बिल्ड करने देंगे तो मैं एक आर्गुमेंट नहीं है ना इसका। मुझे ये बताएं खिलाई मखलूक कौन थी उस वक्त? मैं अर्ज करता हूं, देखिए बात यह है, लेजिटिमेट मौका था, इस मुल्क में लोग बहुत कलील अरसे के लिए भी वजीर आजम बने हैं, अगर मकसद होता वजारत उज़्मा की कुर्सी हासिल करना तो लेजिटिमेट तरीका था, हासिल कर लेते। भाई को जिंदगी में दगा नहीं दिया, गुलाम इसाक खान की एग्जांपल आपके सामने है, मुशर्रफ साहब की एग्जांपल आपके सामने है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मुखालिफिन को यह बात हमारे हजम नहीं होती कि दोनों भाई यार सर ये भी तो हो सकता है वैसे तारर साहब, मैंने इसीलिए 2 चीजें रखी सामने, ये भी मुमकिन है कि मियां साहब की आशीर्वाद के साथ ही मुज़ाकरात हो रहे हो। मेरा इसमें मकसद ये है कहने का कि जो वोट को इज्जत दो का नारा था, वो क्या नारा था? वो नारा सिर्फ इतना है कि तमाम इदारे जो हैं अपनी हदूद में काम करें। सर ये तमाम इदारे जो हदूद से बाहर है, आपको किसने कहा कि ये फौज कर सकती है आपके साथ बैठ के कैबिनेट? करो ना जी, नेशनल हार्मनी के लिए काम करें,
मिल के काम करें। और जहां तक आपने बात की तो शहबाज शरीफ साहब का मौकफ अदलिया के हवाले से भी है, फौज के हवाले से भी है, तमाम इदारों के हवाले से है कि सबको मिलजुल के चलना चाहिए। उनकी एक सोच है, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ अप्रोचेस भी होती हैं, मुख्तलिफ सोचें भी होती हैं, और उस पर बाकायदा पार्टी के अंदर बहस भी होती है। मगर जब कायद एक फैसला कर दे तो वो फैसला ओन किया जाता है। और तो ये फैसला फिर कायद का था, आप कह रहे हैं? देखिए, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं प्रिवी नहीं हूं इस चीज का। ये शहबाज साहब इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे क्योंकि मैं इसका प्रिवी नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि ये मीटिंग हुई, अगर हुई तो वो कैसे हुई, किसके कहने पे हुई, वो मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर होता तो मैं उस पर कॉमेंट कर देता, बट सिंस वो मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं कोई गलत बयानी यहां पे नहीं करूंगा। आई विल रिफ्रेन। सर, अभी जब आपने सोहेल वड़ाइच साहब को सुनाया था तो आप यही बताना चाह रहे थे ना कि ये मीटिंग्स तो होती हैं, ये तो पाकिस्तान का तरीकाकार है। अब आप कह रहे हैं कि जी मुझे पता ही नहीं है, पहले आप कह रहे थे होती हैं, अब आप कह रहे हैं जी मुझे पता ही नहीं है कि हुई कि नहीं हुई। एक कॉमन सेंस मैं आपको क्लियर कर देता हूं। वजह क्या है, सोहेल वड़ाइच साहब और शहबाज साहब की एक मुलाकात हुई, उसके बाद एक कॉलम छपा, कॉलम पे एक वर्जन सोहेल वड़ाइच साहब ने दिया जो मैंने आपको सुना दिया। मेरी इंफॉर्मेशन उस कॉलम की हद तक है या जो सोहेल वड़ाइच साहब ने उसकी तरदीद एक तरह से की, जो परसेप्शन दिया था उस हद तक है। अब ये सोहेल वड़ाइच साहब का कहना है, इस पे अब शहबाज शरीफ साहब का वर्जन जो उन्होंने दिया सलीम साफी साहब को, वो उन्होंने आसान तरीन रास्ता ये था, शहबाज साहब से सवाल किया गया कि सोहेल वड़ाइच साहब ने ये लिखा है, कहते ये सब झूठ, कहे ये मैंने नहीं किया, कहे ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने बताया कि सियाको सबाक से हटके है। बाकी सोहेल वड़ाइच साहब ने सियाको सबाक से हटके यही हो सकता है कि 2 महीने पहले नहीं 2.5 महीने पहले मुलाकात हुई होगी, कैबिनेट में सारों के नाम नहीं डिस्कस होंगे, वजीर आजम का नाम डिस्कस हुआ होगा। यही तो क्या सियाको सबाक से कितना हट सकती है ये बात? मीटिंग तो नहीं डिनाई हुई ना कि मुलाकात में ये सारी बातें हुई हैं। की मुलाकात में ना तो मैं शामिल था, ना मुझे ऐसी किसी, मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं मुझे ऐसी किसी मुलाकात का इल्म नहीं है। होता मैं जरूर कमेंट करता, बट अब 2 लोगों की मुलाकात है, वड़ाइच साहब की, शहबाज साहब की, दोनों अपना एक वर्जन इस पे दे चुके हैं। और मैं समझता हूं पाकिस्तान में इस वक्त और बड़े मसाइल हैं क्योंकि ये तकरीबन तीसरा हफ्ता है कि ये कॉलम डिस्कस हो रहा है, जबकि वड़ाइच साहब ने कल क्लियर कर दिया है भूख है, अफलास है, लोग मर रहे हैं कोरोना से, केसेस आप देखिए कितने, अमवात कितनी हो गई हैं। तो अगर मुझे पता होता मैं जरूर बताता, बट इस मुलाकात की वजह से मुझे कोई नॉलेज नहीं, इसलिए मैं इस पे कमेंट करने से कासिर हूं। और जो वोट को इज्जत दो का नारा था, वो जो मियां साहब कहते हैं मैं नजरियाती हो गया हूं, इसे कितना धचका लगा इस नारे को? आपका वोटर तो सोचता होगा, पूछता होगा कि सर सानू तुसी नहर वाले पुल पे बुला के तुसी यहाँ पे कितने चले गए? ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट, और आज भी हमारी रूल ऑफ लॉ के लिए हम उस पे कायम है अपने मौकफ पे, और हमारा मौकफ है, उसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। अगर उसमें कोई बुराई है तो अच्छा मौकफ है बॉस, इससे कोई इख्तलाफ नहीं। वॉक द टॉक की बात है कि व्हाट यू से यू हैव टू वॉक दैट पाथ ऑल्सो। अब देखिए आपके ऊपर इल्जाम क्या है आजकल। एक पहला इल्जाम ये तो इसलिए सारों की आंखें खोल दी क्योंकि मियां साहब ने कहा और मरियम बीबी ने कहा, और अच्छा पोजीशन था, बड़ा असूली पोजीशन थी ये कि वोट को इज्जत दो, नजरियाती होंगे, आइन और कानून के मुताबिक, इदारे अपने अपने हदूद में रहें। ये खिलाई, अच्छा ये खिलाई मखलूक कौन सी है वैसे, ये तो बताएं। यही खिलाई मखलूक है जिसके साथ कैबिनेट डिस्कस हो रही थी। देखिए, मैं जिस तरह हमने बात की, हमने इदारों को उनकी आईनी हदूद में रह के काम करने की बात की, और उस हवाले से आईनी हद है ये कैबिनेट डिस्कस करना। देखिए ना, अब मुझे क्या पता वहां पे क्या बात हुई, मैंने तो आपको क्लियर कर दिया। वड़ाइच साहब ने कहा कि जी कोई डील नहीं है। अब जिन्होंने कॉलम लिखा वो कह रहे हैं कोई डील नहीं है। अगर आप वज़ीर आज़म होते ना, डील नहीं हुई ना, पहले लग तो ऐसी रहा है। नहीं, बट देखिए ना, वो आपका अपना ओपिनियन है, वो होगा बिल्कुल ठीक है सर आंखों पे, मगर जिसने कॉलम लिखा है वो कह रहा है डील हो जाती तो शहबाज वज़ीर आज़म होते, डील नहीं होगी तो कोई और वज़ीर आज़म होगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, वड़ाइच साहब ने क्लियर कर दिया है कि उनको क्या मकसद था, और वो उनका वर्जन मैंने आपको दे दिया। वो ऑथर हैं इस चीज के जिससे ये सारे परसेप्शन जन्म ले रहे हैं। अगर ऑथर क्लियर कर रहा है तो आपके ओपिनियन को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर आंखों पे, बिल्कुल ठीक है। चौधरी मंजूर साहब जी, ऑथर कह रहा है कि जिस तरह की मीटिंग्स होती हैं, हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से कैबिनेट डिस्कस की जाती है। ऑथर, ये पहला ऑथर ने कहा कि ये इनसे भी डिस्कस हुआ, बाद में ऑथर आके कहते हैं, सोहेल वड़ाइच साहब मेरे बड़े इस काबिल एहतराम, बहुत बड़ा नाम है हमारा, और वो कहते हैं कि ऐसा की मीटिंग्स होती हैं जिसमें सारा कुछ डिस्कशन होती है, लेकिन क्या ये उस असूल के मुताबिक है कि वोट को इज्जत दो, दायरे हदूद में रहें, उनका काम है ये? अगर नहीं है तो वो नारा जो आज उस मीटिंग से शायद 2 महीने पहले लगा होगा, और ये प्रैक्टिस, ये ऑथर की जबान में ये खुला तजाद नहीं? नहीं, देखिए 2 बुनियादी चीजें हैं। ये अलमिया है इस मुल्क का कि इस मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता इतनी ताकतवर हो गई कि आज ये बातें डिस्कस हो रही हैं और सबको पता है क्या होता है।
प्रॉब्लम हमने पहले दिन ये कहा था कि ये चीजें इस तरह से नहीं चल सकती। बस अब सवाल क्या है? सवाल है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का। ठीक है, इसको आप जिस तरह से जिस मर्जी एंगल से ले लें, उस एंगल से ले लें, इस एंगल से ले लें, वो क्या होना चाहिए, क्या है इस वक्त, क्या रहा है माजी में और क्या आगे होना चाहिए। ठीक है, ये 3 बुनियादी क्वेश्चंस हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक देखें, एस्टेब्लिशमेंट की राय तो जरूर होती है, ली जाती है मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, लेकिन वो समटाइम्स राय देते हैं, समटाइम्स डिक्टेशंस देते हैं, समटाइम्स वो खुद ही सारा कुछ कर रहे होते हैं और नजर आ रहा होता है कि कौन कर रहा है और कौन नहीं। कोई पर्दे के पीछे भी नहीं रहते बजाय जो इस वक्त की सूरत हाल। सो मैं ये कहता हूं कि इसको वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, किसका क्या रोल है, जो कौन डिसाइड करेगा चौधरी साहब? डिसाइड आइन का नो आइन ने करना है। आइन की सूरत में, आपको याद होगा, आइन की सूरत में डिसाइड करना है, वो डिसाइडेड है, इसमें कोई भाव तो नहीं है। नहीं देखिए ना, हमने इसके लिए फिर कुर्बानियां भी दी हैं। अभी मेरे भाई फैसल जावेद साहब जिदोजहद का नाम ले रहे थे कि 22 साल, मुझे नहीं पता इन्होंने किस चीज का नाम जिदोजहद रखा है। जहां तक मेरा नाक़िस इल्म है, मैं दुनिया की तारीख का तालिब इल्म हूं। लोग मरते हैं उसको स्ट्रगल कहते हैं, लोग जेलों में जाते हैं उसको स्ट्रगल कहते हैं, लोग कैदें झीलते हैं, कोड़े खाते हैं, इसका नाम स्ट्रगल होता है। आपके सहाफियों ने कोड़े खाए ज़ियाउल हक के दौर में, आपको याद होगा। तो धक्के खाना स्ट्रगल नहीं है। तो मुझे नहीं पता इन्होंने किस चीज का नाम जिदोजहद रखा है। इनकी जिदोजहद जनरल जिदोजहद है या कुछ स्पेसिफिक जिदोजहद है, या जनरल टू जनरल, मतलब जनरल टू जनरल। उनको जवाब मैं बताता हूं, खुद जवाब दे देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा सादा ये है कि आपको याद होगा जब उसामा बिन लादेन यहाँ पे वो हुआ था, जो सानेहा पाकिस्तान के अंदर अमरीकी, और उसके बाद आर्मी चीफ और ISI चीफ आकर पार्लियामेंट के सामने आए थे। ये पाकिस्तान की तारीख का शायद पहला और आखिरी तो नहीं, मैं कहता आखिरी नहीं था सर। अभी आर्मी चीफ सेनेट के सामने गए, मियां रजा रब्बानी साहब ने बुलाया था। जी आर्मी चीफ अभी सेनेट के सामने भी गए थे, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के सामने। ये खैर, लेकिन चौधरी साहब ऐसी मैं मेरी बात सुने, हमने अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा आउट ऑफ शेप भी कर दिया है। मैं माफी चाहता हूं, ये फैसल जावेद साहब आप भी इसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आप जब जिद्दोजहद की बात करते हैं, आई एग्री विद यू पार्टली, कि जब नेल्सन मंडेला को देखो तो नजर आता है जिद्दोजहद किसे कहते हैं। वो 27 साल की जेल भी है, वो तमाम तर मुश्किलात भी हैं जो उसने झेली है। पर अगर आप इस तरह सख्त पैमाना जिद्दोजहद का रखेंगे तो बिलावल साहब की, सवाए इसके कि उनकी फैमिली लॉसेज हैं, जिद्दोजहद प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के लिए उनकी कोई नहीं है, फिर आपके लिए उनको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इब्तिदा में बेनजीर भुट्टो को भी यही कहते थे। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ जद्दोजहद की डेफिनेशन। जी बताएं, चलें आप बताएं जद्दोजहद। अभी इन्होंने बड़े सवाल पूछे हैं कि जेल काटना क्या जद्दोजहद नहीं, तो फिर तो सवाल जो इनसे बचते हैं जद्दोजहद के, कि बिल्कुल अयूब खान की कैबिनेट में सर्व करना जद्दोजहद नहीं है क्या? करप्शन करना जद्दोजहद नहीं है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग करना जद्दोजहद नहीं है क्या? बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज बनाना, सरे महल बनाना, इवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाना जद्दोजहद नहीं है क्या? डीलें करना जद्दोजहद नहीं है क्या? NRO करना जद्दोजहद नहीं है क्या? उनके वजीर आजम का, पीपल्स पार्टी के वजीर आजम का उसी जनाब मुशर्रफ से ओथ लेना जद्दोजहद नहीं है क्या? इनकी पूरी कैबिनेट का उनसे ओथ लेना जद्दोजहद नहीं है क्या? इनके पूरी गवर्नमेंट का उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर देना जद्दोजहद नहीं है क्या? ये तो फिर तारीख जद्दोजहद आपकी ये निकलती है, सिकंदर मिर्जा से लेके अयूब खान से लेके आगे तक, वो चिट्ठियां, वो सारी चीजें, वो तो फिर ये निकलती है। इमरान खान कहने का मकसद ये है कि 22 साल ऑपोजिशन में रहे हैं, कुछ शॉर्टकट से नहीं आए, स्ट्रगल किए, अवाम में गए हैं, मेहनत की है, पहला इलेक्शन लड़े, 1 सीट मिली, डिटरमेंट थे, फिर आए, पलट के अवाम में गए। जब तक पब्लिक ने उन्हें इलेक्ट नहीं किया, इनकी तरह डील करके नहीं आए। जनरल जलाली या जनरल ज़ियाउल थोड़ा सा मसला है ना फैसल भाई, मसला ये 2018 के इलेक्शन के सवाल है, की गोद में नहीं आए। ये जो साउथ पंजाब ब्लॉक्स और ये सवाल है असल बुनियादी, जो आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर। और मैं चले आप कुछ जवाब दीजिएगा चौधरी साहब। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो होती है, पॉलिटिक्स के अंदर होता है, आप मुख्तलिफ पार्टीज के साथ आपने, इसमें ये 22 साल जो इमरान खान के, इनमें से एक कोई नहीं है जिसकी एक दिन की भी स्ट्रगल हो। इनमें से ये सारी पार्टियां, ये सारी ये बात ना करें, बनी है। नहीं काशिफ, आप रिकॉर्ड देख लें, आप रिकॉर्ड उठा लें।
ये पार्टी बाद में बनी है, जद्दोजहद बेनजीर भुट्टो साहिबा का आप अगर उसकी तारीख पढ़ लें एक दफा तारीख पढ़ लें। बेनजीर भुट्टो का एहतराम है, बहुत ज्यादा एहतराम है, लेकिन वो भी अपने उनके वालिद साहब जुल्फिकार अली भुट्टो जो हैं वो पहले से थे, उनकी बेटी आगे से आई, फिर आगे से उनका बेटा बिलावल आ गया। ये मौरूसियत तो है, ये जद्दोजहद नहीं है। लेकिन मैं बिलावल साहब